कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही लाओ लियू की आंख खुलती है वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके बिस्तर पर तीन बेहद खूबसूरत लड़कियां सो रही होती हैं और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसके पिता कुछ लोगों के साथ अंदर आते हैं। अंदर आते ही उसके पिता गुस्से में लाओ लियू पर बरस पड़ते हैं, लेकिन लाओ लियू अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर मामला क्या है। उसके पिता गुस्से से कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि ये तीनों लड़कियां कौन हैं? ये हमारे देश के सबसे बड़े हीरोज की बेटियां हैं और तुम इनके साथ एक ही बिस्तर पर मिले हो। अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें जारी रहीं तो पूरे देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसी वक्त वहां मौजूद उसका बड़ा भाई, जिसे थर्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता है, अपने पिता को और भड़काने लगता है। वह लाल कपड़े पहनी लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि इसका नाम झाओ है और यह जनरल तियानशी की बेटी है। फिर दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके बताता है कि यह कैबिनेट कैपिटल की पोतीजुन झाओ है। इसके बाद तीसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह हुआनयान किंग की बेटी नांगोंग छिंगुए है। इसके बाद वह भावुक होने का नाटक करते हुए कहता है कि इन तीनों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। वह उनके माता पिता के साथ युद्ध लड़ चुका है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। वह इल्ज़ाम लगाता है कि लाओ लियू ने अपने आदमियों से इन तीनों को ड्रग्स दिलवाए और फिर उनकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उनकी मासूमियत बर्बाद कर दी। इतना कहने के बाद वह अपने पिता से मांग करता है कि लाओ लियू को सिक्स्थ प्रिंस के पद से हटा दिया जाए और महल से निकाल दिया जाए। लेकिन लाओ लियू आराम से उनकी सारी बातें सुनता रहता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह पूरा जाल उसके थर्ड प्रिंस भाई ने ही बिछाया है। गुस्से में वह सीधा अपने भाई पर टूट पड़ता है और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर देता है। थर्ड प्रिंस चीखते हुए कहता रहता है कि यह मुझे मार डालेगा, लेकिन लाओ लियू बिल्कुल नहीं रुकता और उसके चेहरे की हालत खराब कर देता है। उसके पिता वहीं खड़े सब कुछ देखते रहते हैं। आखिरकार गुस्से में अपने गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि लाओ लियू को पकड़कर तुरंत डंगन में डाल दिया जाए, क्योंकि उसने उनकी बेइज्जती की है। हुक्म मिलते ही कई गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और लाओ लियू को पकड़ लेते हैं, लेकिन लाओ लियू बार बार यही कहता रहता है कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ थर्ड प्रिंस का हाथ है। अपने बेटे की बात सुनकर उसके पिता थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं, यह लड़का तो बिल्कुल निकम्मा है। मैं अपने इस बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। यह भला एक ही रात में तीन तीन खूबसूरत लड़कियों को कैसे अपने काबू में कर सकता है। अब उन्हें भी शक होने लगता है कि शायद लाओ लियू को फंसाया गया है। इसलिए वह तुरंत गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए और गार्ड्स भी उसे आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद होते ही लाओ लियू अपने हाथ झाड़ते हुए कहता है, देखो, तुम्हारी पिटाई करते करते मेरे हाथ तक गंदे हो गए। फिर अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, डैड, यह झूठ बोल रहा था। इसी दौरान सबकी नज़र फिर उन तीनों लड़कियों पर जाती है। वे अभी भी ड्रग्स के असर में होती हैं और बेहोशी जैसी हालत में बड़बड़ाते हुए कहती हैं, लाओ लियू, तुम तो कमाल हो। यह देखकर थर्ड प्रिंस फिर बोलता है कि कल पूरे शहर में इन्हीं तीनों प्रिंसेसेस के गायब होने की बात हो रही थी और हर किसी को लाओ लियू पर ही शक था। लेकिन तभी उनके पिता उसकी बात काटकर कहते हैं, अब तो मुझे तुम पर ही शक होने लगा है। पहले सिक्स्थ प्रिंस को बदनाम करने की कोशिश हुई, फिर इसी महीने उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह मरने के करीब पहुंच गया था। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं? यह सुनते ही थर्ड प्रिंस घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कसम खाकर कहता है कि न पहले हुई घटनाओं में उसका हाथ था और न ही पिछली रात जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई भूमिका थी। लेकिन उसके पिता गुस्से में कहते हैं, इन तीनों लड़कियों को ड्रग्स दिए गए हैं। देखो, अभी तक इन्हें होश नहीं आया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस इतना सुनते ही लाओ लियू अपना आपा खो देता है। वह दौड़कर थर्ड प्रिंस को जोर की लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ता है। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। थर्ड प्रिंस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। लाओ लियू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ कुछ क्रिकेट्स हैं और मुझे उन्हें ढूंढने भेज दिया था। अब ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो जैसे तुम्हारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं। इतना कहकर वह फिर उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगता है। आखिरकार मार खाते खाते थर्ड प्रिंस टूट जाता है और चिल्लाकर कबूल कर लेता है, हाँ, यह सब मैंने ही किया था। उसकी बात सुनते ही उसके पिता गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो तो करो, लेकिन एक दूसरे की जान लेने की कोशिश मत किया करो। इतना कहकर वह खुद भी अपने बेटे को सजा देने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपने पिता को गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर थर्ड प्रिंस बुरी तरह घबरा जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक मंत्री घबराया हुआ अंदर आता है। वह झुककर कहता है, महाराज, बाहर जनरल झाओ और प्रिंस मुनान आए हुए हैं।
यह बात सुनते ही लाओ लियू के डैड गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये तीनों यहाँ क्या करने आ गए। फिर वह मंत्री को एक काम देकर लाओ लियू की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। लाओ लियू अपने भाई को वहीं छोड़ देता है और अपने डैड के पीछे चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते लाओ लियू के डैड को याद आता है कि वह पहले ही उन तीनों लड़कियों से मिल चुके हैं और उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन वे तीनों लड़कियां इस बात पर ऐतराज करती रही थीं। वर्तमान में वापस आते ही वह हैरानी से लाओ लियू से पूछते हैं, तुम इन तीनों लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। यह सुनते ही लाओ लियू हंसने लगता है और कहता है, झाओ तो रात को सोते हुए जोर जोर से खर्राटे लेती है और पिछली रात मैं नांगों के बहुत करीब था, क्योंकि यह लड़की ऊपर से जितनी सख्त लगती है अंदर से उतनी बिल्कुल नहीं है। यह सुनते ही उसके डैड तुरंत घबराकर कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लाओ लियू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, क्या आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे यह सब पूछ रहे हैं। फिर वह अपने दिल में सोचने लगता है, पिछले 8 सालों से मैं एक निकम्मे इंसान का नाटक कर रहा हूँ। ये लोग मेरी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। इनका कोई इरादा नहीं कि मुझे ऐसे ही जीने दें। अगर मैं डैड को कह दूं कि हाँ, मैं इन तीनों से शादी करूंगा, तो हो सकता है उन्हें मेरे बारे में शक हो जाए। उसके डैड उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं ऐसा कोई प्लान नहीं बना रहा, लेकिन जब वे लोग यहाँ आए हैं तो तुम्हें उनसे तमीज़ से बात करनी होगी और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनसे माफ़ी भी मांग लेना। यह सब सुनकर लाओ लियू सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे वह अपने डैड की सारी बात समझ गया हो। सीन फिर सीधा रॉयल कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक आदमी खड़े होकर जोर जोर से कह रहा होता है कि लाओ लियू ने उन तीनों लड़कियों की मासूमियत बर्बाद कर दी है। वह कहता है कि उन तीनों के घराने हमेशा से साम्राज्य के वफादार रहे हैं, इसलिए लाओ लियू को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो सबके लिए एक मिसाल बन जाए। कोर्ट में बैठे दूसरे बुजुर्ग भी उसकी बात का साथ देते हुए कहते हैं, हमने हमेशा आपका साथ दिया है, इसलिए इस मामले में भी आपको इंसाफ करना होगा। जो भी सज़ा दी जाए वह बहुत सख्त होनी चाहिए। प्रिंस हुआइनान की माता भी वहीं बैठी होती हैं। वह कहती हैं, 20 सालों से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ एक रखैल हूँ, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि आप खुद इस मामले का फैसला करें ताकि हम सब संतुष्ट हो सकें। लाओ लियू वहीं खड़ा यह सब सुन रहा होता है और मन ही मन सोचता है, लगता है ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तब उसके डैड सबको तसल्ली देते हुए कहते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस मामले में इंसाफ करूंगा। फिर वह बताते हैं कि असल में लाओ लियू को किसी ने फंसाया है और इस सच का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने खास लोगों को जांच पर लगा दिया है। वह कहते हैं कि बहुत जल्द सबूत मिल जाएंगे और सबको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह बात सुनते ही सब लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सम्राट सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लाओ लियू के डैड उन्हें समझाते हैं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम लोग समझ रहे हो। मेरे बेटे को सच में फंसाया गया है और मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। इसी दौरान सम्राट की एक और पत्नी आगे आती है और गुस्से में कहती है, एक दिन गुजर चुका है और अभी तक आप असली अपराधी का पता भी नहीं लगा सके। इतना कहकर वह अपनी बाजू से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है और अपनी गर्दन पर रखकर धमकी देते हुए कहती है, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो